आज की हमारी चर्चा एक बहुत ही साधारण सी चीज के इर्द गिर्द घूमती है, चना चाट। चना चाट, हाँ। लेकिन इस मामूली से नाश्ते के बहाने हम असल में दो बहुत अलग तरह की कहानियों में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। एक कहानी है शून्य से एक विरासत बनाने की, जब हालात आपको तोड़कर रख देते हैं। हम्म। और दूसरी कहानी है पीढ़ियों से चली आ रही एक विरासत को बचाने की। जब उस पे किसी की लालच की नजर पड़ती है। हाँ, बिल्कुल। तो एक तरफ है मजबूरी से पैदा हुई हिम्मत और दूसरी तरफ है परंपरा को बचाने वाली चतुराई। हम देखेंगे कि कैसे एक ही चना चाट किसी के लिए उम्मीद का जरिया बनती है और किसी के लिए ईमानदारी की परीक्षा बन जाती है। हाँ। इन कहानियों में परिवार, बिजनेस और मनोविज्ञान की कई दिलचस्प परतें छिपी हैं। चलिए इन्हें एक एक करके खोलते हैं। तो पहली कहानी ये शुरू होती है एक छोटे से प्यारे से परिवार से। पिता है राजेंद्र, जो एक होटल में वेटर हैं। उनकी 18 साल की बेटी रूपाली और एक छोटा बेटा भी है, रोहन। हाँ रोहन, कुछ साल पहले बच्चों की माँ का देहांत हो चुका है। और इस परिवार में ना एक नियम है, एक छोटी सी परंपरा है। अच्छा, क्या? रात का खाना सब हमेशा साथ में खाएंगे जब राजेंद्र काम से लौट कर आएंगे। और ये छोटी सी बात बहुत मायने रखती है। साथ बैठकर खाना खाना यहाँ सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक तरह का, क्या कहते हैं, एक भावनात्मक जुड़ाव। हाँ, इमोशनल एंकर है। खासकर एक ऐसे परिवार के लिए जिसने एक सदस्य को खोया हो। ये रोज की मुलाकात उन्हें ये याद दिलाती हैं कि चाहे जो भी हो, वो एक साथ है। उनका एक तरह का सेफ स्पेस है। बिल्कुल। और इसी परंपरा का एक हिस्सा था राजेंद्र का रोज रात को होटल से बच्चों के लिए चना चाट लेकर आना। अच्छा। लेकिन एक दिन ये सब कुछ बदल जाता है। कैसे? जिस होटल में राजेंद्र काम करते थे उसमें आग लग जाती है और उनकी नौकरी चली जाती है। वो उस शाम घर जल्दी लौटते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक खामोश सी चिंता और परेशानी साफ दिखती है। और उस दिन वो अपने साथ चना चाट भी नहीं लाते। ये कहानी का एक बहुत ही अहम मोड़ है। परिवार की आर्थिक सुरक्षा तो गई ही, लेकिन उससे ज्यादा उनका जो रोज का नॉर्मल रूटीन था वो टूट गया। हाँ। पिता की वो खामोशी बच्चों पर, खासकर 18 साल की रूपाली पर बहुत गहरा असर डालती है। बिल्कुल। जो पिता अब तक परिवार का सहारा था, अब उसे सहारे की जरूरत महसूस हो रही थी। हाँ, एक तरह का शक्ति संतुलन बिगड़ गया था। सही कहा। और घर में ना एक अजीब सी उदासी छा जाती है। 2 दिन बीत जाते हैं। अब यहां से कहानी दिलचस्प हो जाती है। छोटा भाई रोहन जिद करने लगता है। बच्चों वाली जिद? हाँ, कि उसे तो होटल वाली चना चाटी खानी है। मुझे नहीं पता, मुझे खाना है, मतलब खाना है। और इसी जिद से कुछ होता है। हाँ, इस जिद को सुनकर रूपाली को अचानक एक आइडिया आता है। वो अपने पापा से बाजार से कुछ सामान लाने को कहती है और घर पर चना चाट बना देती है। हाँ, घर पर ही चना चाट बना देती है। ये कमाल की बात है। अक्सर हम बड़े संकटों के बड़े समाधान ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ एक बच्चे की मासूम जिद एक नए अवसर को जन्म दे रही है। सही बात है। ये दिखाता है कि कभी-कभी प्रेरणा सबसे अनपेक्षित जगहों से आती है। और पता है, रूपाली की बनाई चाट न सिर्फ अच्छी होती है, बल्कि उसके भाई और पिता दोनों को होटल की चाट से भी ज्यादा पसंद आती है। अच्छा। भाई तो कह उठता है, वाह दीदी, ये चाट तो उस होटल की चाट से भी अच्छी बनी है। और ये तारीफ जैसे रूपाली के लिए एक चिंगारी का काम करती है। बिल्कुल। अगले दिन जब पिता काम की तलाश में निकलते हैं तो रूपाली और चना चाट बनाती है, उसे एक बर्तन में रखती है और निकल पड़ती है। रोहन के साथ पास के रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। वो एक ट्रेन में चढ़ती है और आवाज लगाती है, चना चाट ले लो, गर्मा गर्म चना चाट। और क्या होता है? और यकीन मानिए, पहले ही दिन उसकी सारी चाट बिक जाती है। वाह! यहाँ हम जिसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहते हैं, उसका एक बेहतरीन उदाहरण देखते हैं। मतलब परिवार पर आई मुसीबत ने रूपाली को सिर्फ जिम्मेदार नहीं बनाया, बल्कि उसके अंदर छिपी एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को भी बाहर निकाला। उसने सिर्फ समस्या का रोना नहीं रोया, बल्कि एक समाधान खोज निकाला। बिल्कुल। और ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पहले दिन की कमाई से घर का और सामान लाती है, वो भी पिता के घर लौटने से पहले। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। उसने ये सब अपने पिता को बताए बिना क्यों किया? हाँ, ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। क्या ये सिर्फ एक सरप्राइज था या इसके पीछे कोई और गहरी वजह थी? मुझे लगता है कि इसमें दोनों बातें शामिल थीं। एक तरफ वो अपने पिता की आंखों में असफलता का भाव नहीं देखना चाहती थी। अच्छा। वो उन्हें ये दिखाना चाहती थी कि हम ठीक हैं, हम संभाल लेंगे। और दूसरी तरफ ये उसकी अपनी आत्मनिर्भरता की एक घोषणा भी थी।
वो साबित करना चाहती थी शायद खुद को भी कि वो अब बच्ची नहीं रही और जिम्मेदारी उठा सकती है। हाँ, ये उसकी तरफ से परिवार को संभालने का एक मौन प्रयास था। सही बात है। और फिर ये सिलसिला चल पड़ता है। रूपाली रोज पहले से ज्यादा चाट बना के ले जाती है और उसकी कमाई भी बढ़ती जाती है। और पिता का क्या? दूसरी तरफ उसके पिता को कई दिनों तक कोई काम नहीं मिलता। वो पूरी तरह हार जाते हैं ओह। और फैसला करते हैं अब कहीं कुछ काम नहीं मिल रहा तो क्यों ना मैं स्टेशन पर जाके कुली का ही काम कर लूं। उसी स्टेशन पर? हाँ, वो इस बात से पूरी तरह अनजान है कि उनकी बेटे उसी स्टेशन पर एक छोटा सा बिजनेस चला रही है। जरा इस विडंबना को देखिए। पिता खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा है। वो सोच रहा है कि वो अपने बच्चों का पेट कैसे भरेगा, और वो अपनी जिंदगी के सबसे निचले पायदान पर काम करने जा रहा है। और उसी जगह उसी वक्त उसकी बेटी परिवार का नया सहारा बन चुकी है, बिना उसे बताए। कहानी यहाँ एक बहुत ही भावुक टकराव की तैयारी कर रही है। और फिर वो दिन आता है। राजेंद्र कूली बनकर एक ट्रेन में सामान लेकर चढ़ते हैं और देखते हैं कि एक डिब्बे में एक लड़की के आसपास चाट के लिए जबरदस्त भीड़ लगी है। और वो रूपाली है। पहले वो नहीं पहचानते। वो सुनते हैं कि कैसे ग्राहक उसकी चाट की तारीफ कर रहे हैं। फिर वो गौर से देखते हैं और उनका दिल बैठ जाता है। वो उनकी अपनी बेटी रूपाली है। क्या पल रहा होगा वो? पिता बेटी का आमना सामना होता है। सोचकर देखिए उस पिता की हालत, शर्म, हैरानी और शायद कहीं अंदर ही अंदर गर्व का एक छोटा सा अंकुर। वो कुछ कह पाते उससे पहले ही छोटा बेटा रोहन सब बता देता है। क्या कहता है? पापा, जो राशन कल इतना सारा घर में आया था ना, वो सब दीदी अपनी इसी मेहनत की कमाई से लाई थी। और ये सुनते ही राजेंद्र के सब्र का बांध टूट जाता है। वो उसे गर्व से गले लगा लेते हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन ये हार के नहीं, गर्व के आंसू हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनकी बेटी न सिर्फ बड़ी हो गई है, बल्कि मुश्किल समय में परिवार का स्तंभ बन गई है। ये क्लासिक रोल रिवर्सल है ना? हाँ, पिता का दर्द गर्व में बदल जाता है। रूपाली ने मुश्किल को एक मौके में बदल दिया। उसने शून्य से एक नई विरासत की नींव रख दी, जो प्यार और हिम्मत पर बनी थी। तो रूपाली की कहानी दिखाती है कि कैसे शून्य से एक नई विरासत बनाई जा सकती है। लेकिन तब क्या होता है जब एक पहले से बनी बनाई पीढ़ियों पुरानी विरासत पर लालच की नजर पड़ती है? हाँ, इसे समझने के लिए चलते हैं विद्यापुर गांव बलदेव की कहानी की तरफ। बिल्कुल। अब हम एक कहानी से दूसरी में जा रहे हैं, जहां हालात बिल्कुल अलग हैं। हम क्रिएशन अंडर प्रेशर से प्रिजर्वेशन अंडर अटैक की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, यानी दबाव में निर्माण की कहानी से हमले के खिलाफ संरक्षण की कहानी की तरफ। और यहाँ विश्वास, धोखा और व्यापार की नैतिकता जैसे सवाल सामने आते हैं। तो विद्यापुर गांव में बलदेव नाम का एक व्यक्ति चना चाट का ठेला लगाता है। उसकी चाट का स्वाद ऐसा है कि दूर दूर से लोग उसे खाने आते हैं। और इस स्वाद का राज है एक गुप्त मसाला, एक सीक्रेट रेसिपी। हाँ, जिसकी विधि उसके दादा परदादा के जमाने से परिवार में चली आ रही है। अच्छा। और बलदेव का एक ही सिद्धांत है, बढ़िया बना खिलाओ, भले ही सस्ते में खिलाओ। ये एक बहुत जरूरी बिजनेस सिद्धांत है, जिसे हम ब्रांड इक्विटी कहते हैं। मतलब वो सिर्फ चना चाट नहीं बेच रहा, वो सालों का भरोसा बेच रहा है। उसका नाम और उसके पूर्वजों की विरासत ही उसकी असली पूंजी है। सही बात है। ग्राहक उसके पास सिर्फ स्वाद के लिए नहीं आते, बल्कि उस भरोसे के लिए आते हैं। बिल्कुल। कस्टमर लॉयल्टी सिर्फ ट्रांजैक्शंस पर नहीं, ट्रस्ट पर बनती है। और इसी भरोसे पर हमला होता है। कहानी में मोड़ तब आता है जब एक बूढ़ा और लाचार दिखने वाला व्यक्ति बलदेव के पास काम मांगने आता है। वो एक दुखभरी कहानी सुनाता है कि कैसे बेटे बहू ने उसे घर से निकाल दिया है और अब वो दर दर भटक रहा है। और बलदेव एक भला आदमी है। उसे दया आ जाती है और वो उसे काम पर रख लेता है, रहने और खाने की जगह भी दे देता है। और यहीं धोखे की एंट्री होती है, वो भी दया के भेष में। हाँ, ये एक क्लासिक कॉनमैन की चाल है, जो आपकी अच्छाई का ही फायदा उठाता है। वो बूढ़ा आदमी असल में एक जवान लड़का है, रोशन, जिसने भेष बदला हुआ है। और उसका मकसद? एक ही मकसद है, बलदेव के उस गुप्त मसाले की विधि चुराना। ओहो। बलदेव की एक आदत थी, वो जब भी मसाला बनाता था दरवाजा बंद कर लेता था ताकि कोई उसे देख ना पाए। लेकिन रोशन चालाक था बहुत। वो छिपकर दरवाजे की एक दरार से उसे सब कुछ करते हुए देख लेता है। 1 महीना बीत जाता है। और फिर एक दिन रोशन अपना असली रूप दिखाता है। वो अपनी नकली दाढ़ी, मूंछ और बाल उतारता है और बलदेव को चुनौती देता है। क्या कहता है? कहता है, अब मुझे तुम्हारी विधि पता चल गई है। कल से मैं तुम्हारे सामने ही ठेला लगाऊंगा, तुमसे आधी कीमत यानी 5 रुपए में चाट बेचूंगा और तुम्हारा काम बंद करवा दूंगा। लेकिन यहाँ पर बलदेव जो करता है ना, हाँ, वो गेम थ्योरी का एक क्लासिक उदाहरण है।
उसने रोशन के अगले कदम का अंदाजा लगा लिया था और एक काउंटर मूव पहले से ही तैयार रखा था। मतलब उसे शक था? उसे रोशन पर पहले दिन से ही शक था। जिस दिन उसने रोशन को दरवाजे की दरार से झांकते हुए पकड़ा, वो समझ गया था कि इसका इरादा ठीक नहीं है। अच्छा। इसलिए उसने जानबूझकर गलत सामग्री डालकर मसाला बनाने का नाटक किया। क्या बात है। उसने रोशन को जीतने का भ्रम देकर असल में उसे अपनी ही जाल में फंसा लिया। लेकिन एक मिनट, क्या ये थोड़ा ज्यादा जोखिम भरा नहीं था? अच्छा सवाल है। अगर रोशन सच में एक लाचार बूढ़ा होता तो बलदेव का शक एक बेगुनाह को चोट पहुंचा सकता था। हाँ, ये बात सही है। और यही बलदेव की किरदार की गहराई है। वो दयालु है लेकिन मूर्ख नहीं। उसने शायद रोशन को परखा होगा, उसकी हरकतों पर नजर रखी होगी। ये दिखाता है कि अपनी विरासत को बचाने के लिए आपको सामने वाले से 2 कदम आगे सोचना पड़ता है, भले उसमें थोड़ा खतरा हो। बिल्कुल। और अगले दिन वही होता है। रोशन बलदेव के ठेले के ठीक सामने 5 रुपए में चाट बेचना शुरू कर देता है। सस्ती चाट देखकर भीड़ उसकी तरफ उमड़ पड़ती है। हाँ, रोशन बड़े घमंड से कहता है, एक बार मेरे ठेले पर खाओगे तो सामने बलदेव का स्वाद भूल जाओगे। और लोग खरीदते हैं, लेकिन जैसी पहला निवाला मुंह में डालते हैं, सबका मुंह बन जाता है। जाहिर है। एक ग्राहक चिल्लाता है, छी थू, इतना बुरा चना चाट मसाला मैंने आज तक नहीं खाया। और यहाँ व्यापार का एक और सीधा सबक सामने आता है। क्या? कीमत आपको पहली बार ग्राहक दिला सकती है, लेकिन सिर्फ क्वालिटी ही उसे वापस ला सकती है। धोखे की बुनियाद पर खड़ी की गई कोई भी चीज ज्यादा देर टिक नहीं सकती। ग्राहकों को खुद ही असली और नकली का फर्क समझ आ गया। और उनका गुस्सा रोशन पर फूट पड़ा। उनका गुस्सा सिर्फ खराब स्वाद के लिए नहीं था, बल्कि भरोसे के टूटने पर था। बिल्कुल। लोग गुस्से में रोशन का ठेला तोड़ने की बात करने लगते हैं। तब बलदेव सामने आता है और पूरी कहानी बताता है। हाँ, वो रोशन से कहता है, ये चना चाट मसाला सामग्री की विधि मेरे पूर्वजों की धरोहर है। इतनी आसानी से ये किसी बेईमान के हाथ नहीं लगेगी। और रोशन? गांव वालों का गुस्सा देखकर रोशन वहां से चुपचाप भाग जाता है। तो यहाँ बलदेव ने सिर्फ अपनी रेसिपी नहीं बचाई, उसने एक बड़ा सबक भी सिखाया। हाँ। उसने साबित किया कि विरासत सिर्फ एक कागज पर लिखा फॉर्मूला नहीं होती। वो ईमानदारी, मेहनत, दूरदर्शिता और पीढ़ियों के भरोसे का नतीजा होती है, जिसे कोई इतनी आसानी से चुरा नहीं सकता। बिल्कुल। रोशन ने सामग्री कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन वो उस भरोसे को कॉपी नहीं कर सका जो बलदेव का असली गुप्त मसाला था। तो इन 2 कहानियों का सार क्या है? दोनों का केंद्र चना चाट ही है, लेकिन एक कहानी दिखाती है कि कैसे मुसीबतें इंसान को मजबूत और रचनात्मक बनाती हैं। हाँ, रूपाली ने अपनी जरूरत को अपनी ताकत बना लिया। और दूसरी कहानी सिखाती है कि कैसे ईमानदारी और समझदारी लालच और धोखे पर हमेशा भारी पड़ती है। ये एक बहुत गहरी बात की ओर इशारा करता है ना? बिल्कुल। असली गुप्त मसाला सिर्फ चीजों का मिश्रण नहीं होता, वो एक अमूर्त चीज है। रूपाली के लिए उसका गुप्त मसाला था परिवार के लिए उसका प्यार और हिम्मत, जिसने उसे मुश्किल समय में रास्ता दिखाया। और बलदेव के लिए? और बलदेव के लिए उसका गुप्त मसाला था उसके पूर्वजों का आशीर्वाद, उसकी अपनी ईमानदारी और उसकी दूरदर्शिता, जिसने उसे धोखे से बचाया। ये वो चीजें हैं जिन्हें कोई कॉपी नहीं कर सकता। और ये बात सोचने पे मजबूर करती है, हमारी अपनी जिंदगी में, हमारे काम में, हमारे रिश्तों में वो गुप्त रेसिपी क्या है? शायद वो कोई हुनर हो, कोई सीखा हुआ सबक हो, या कोई ऐसा मूल्य हो जो हमें पीढ़ियों से मिला हो। और हम उसे संभालने और उससे कुछ सार्थक बनाने के लिए क्या कर रहे हैं?